उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी अहम रणनीति बनाने में जुटी है। इसी रणनीति को लेकर सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप शुक्ला जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। शुक्ला जी, कल जिस तरह से मैराथन बैठक हुई आप लोगों की प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ, आज सुबह आप तमाम लोग जो है, तमाम नेता जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भी मिलने गए। 1 घंटे की लगभग जो बैठक चली, क्या चर्चा हुई, किस तरह की रणनीति पर चर्चा हुई? बैठक कोई नहीं हुई, सिर्फ उनसे मिलना हुआ और मिल करके अब स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के ही थे, उत्तर प्रदेश चुनाव तो चुनाव की चर्चा होगी, तो चुनाव पर चर्चा हुई। उन्होंने उसके लिए चुनाव कैसे अच्छी तरह से लिया, कैसे सभी समाज के लोगों को जोड़ करके चला जाए, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को वहाँ जनता के बीच में बताया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को बताया जाए, इस सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक चर्चा रही। ये हुआ कि आपने कहा कि जनता तक कैसे बताया जाए, जो खबरें जिस तरह से आती है कि ब्राह्मण नाराज है, ये कहा गया कि 403 विधानसभा सीटों में आप लोग जाएंगे, मतदाताओं को बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है, कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे, मतदाताओं को कन्विंस करेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव के बाद ही 403 विधानसभा में जाते रहते हैं, तो उस क्रम में फिर जाएंगे, और अब तो चुनाव आ गया है तो और वो जाएंगे। जो प्रमुख लोग होंगे उनके जगह जगह प्रवास लगेंगे, उस प्रवास के अंतर्गत जा करके सही अर्थों में ब्राह्मण के लिए अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आपके विरोधी दल खासतौर से कह रहे हैं, बसपा भी सम्मेलन कर रही है, सपा भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा से नाराज है ब्राह्मण, क्या वाकई उस तरह के हालात हैं और क्या आप लोगों को बताएंगे जाके? अब हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ उन लोगों से क्या बात करेंगे ये यहाँ तो बता नहीं सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो बताएंगे। बिल्कुल, आईने से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव प्रताप शुक्ला जी का साफ साफ कहना है कि ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा काम जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है। जमीन पर नोट, सोफे पर नोट, जहां नजर जाए वहां नोट ही नोट। इतने नोट की अकेला आदमी गिनती भूल जाए। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। पहले कानपुर और फिर कन्नौज। पीयूष जैन के पुश्तैनी मकान में छापे मारी बेहिसाब खजाना मिलने के 3 दिन बाद आखिरकार पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई को जीएसटी इंटेलिजेंस ने अंजाम दिया है। पीयूष जैन के पास से अब तक की छापेमारी के दौरान 250 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैन ने दावा किया है कि उनके घरों में बरामद 284 करोड़ रुपए नगद उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 400 किलो सोना बेचने के बाद जमा किए गए पैसे हैं। अधिकारी के अनुसार सोना बेचने का कारण पूछने पर व्यापारी ने कहा कि उसे व्यापार में निवेश के लिए नकदी की आवश्यकता थी। डीजीजीआई अधिकारी ने कहा है कि पीयूष ने बताया है कि वह पिछले कई सालों से छोटे ज्वेलर्स को बैचों में सोना बेच रहा है। इस बीच उसके दावों की सच्चाई की जांच के लिए जांच अधिकारी कन्नौज में उसके पुश्तैनी छिपैती घर की तिजोरियां और दीवारें तोड़ने में लगे हैं। एजेंसियों ने कन्नौज स्थित आवास से 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना भी बरामद किया है। आईटी विभाग के सूत्रों ने बताया कि कारोबारी के घर और फैक्ट्री के अंदर 36 लोग हैं, जिनमें जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच पीयूष के कन्नौज स्थित आवास में एक तहखाना भी मिला है। जांच दल ने पीयूष जैन के घर की दीवारों में कुछ और गुप्त लॉकरों की भी आशंका व्यक्त की है। गौरतलब हो कि 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। इस परफ्यूम को लॉन्च करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि इसकी खुशबू का असर 2022 में दिखाई देगा, यानी उनका इशारा 2022 के चुनाव में बदलाव पर था। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे।
वहीं समाजवादी इत्र की खुशबू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से हमला करते हुए अखिलेश यादव पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। पीयूष जैन के ठिकानों से इतना कैश और सोना मिल रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी अभी तक जारी है। वहीं इन छापों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। अब देखना ये होगा कि पीयूष जैन के ठिकानों से कितनी काली कमाई मिलना बाकी है और इस काली कमाई के कनेक्शन कहां तक पहुंचते हैं। देश में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ने लगा है। ये आंकड़ा अब देखते देखते 500 के पार जा चुका है। देश के 19 राज्यों तक दस्तक दे चुका ये नया वेरिएंट लोगों के लिए अब चिंता का सबब बन गया है। देश में अब तक 578 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस वेरिएंट से 578 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 151 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस नए वेरिएंट की वजह से देश में रोजाना कोरोना मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। चलिए आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने मामले हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली में कुल मामले 142 हैं और रिकवरी 23। महाराष्ट्र उसके बाद आता है जहां पर कुल मामले 141 हैं, रिकवरी 42 लोगों की हुई। केरल में कुल मामले 57 हैं, रिकवरी 1। गुजरात में कुल मामले 49, रिकवरी 10। राजस्थान में 43 मामले, रिकवरी 30। तेलंगाना में 41, रिकवरी 10। तमिलनाडु में 34, रिकवरी 1 भी नहीं। कर्नाटक में 31 मामले और रिकवरी 15 लोगों की हुई। मध्य प्रदेश में कुल मामले 9 हैं जहां पर रिकवरी 7 लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 6, रिकवरी 1। पश्चिम बंगाल में कुल मामले 6, रिकवरी 1। हरियाणा में कुल मामले 4, रिकवरी 2। उड़ीसा में कुल मामले 4, रिकवरी 0। चंडीगढ़ में कुल मामले 3, रिकवरी 2। जम्मू कश्मीर में 3 मामले, रिकवरी 3। उत्तर प्रदेश में 2 मामले आए हैं जो कि दोनों ही रिकवर हो चुके हैं। हिमाचल में कुल मामला 1 है, रिकवरी 1 की हो चुकी है। लद्दाख में कुल मामला 1 है और रिकवरी 1 की हो चुकी है। उत्तराखंड में कुल मामले 1 है और रिकवरी 0 है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली में है, इसीलिए अब धीरे धीरे राजधानी में पाबंदियां बढ़ाई जाने लगी हैं। राजधानी दिल्ली में आज रात से 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ऐसे ही कई राज्य हैं जहां सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और पाबंदियां लगा रही है, लेकिन बाजारों में भीड़ देखकर सरकार बार बार लोगों से यही अपील कर रही है कि कृपया कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करें, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें, मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और उत्तर प्रदेश ये सभी वो राज्य हैं जहां पर 2014 से पहले बीजेपी का बेस ज्यादा मजबूत नहीं था। अमित शाह के कमान संभालने के बाद इन सभी राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई। ये सच है कि बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन जितनी सीटें उसे पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी उतनी पहले कभी नहीं आई। बीजेपी के लिए इस समय पूरा उत्तर भारत एक ही राज्य है जहां पर उसकी स्थिति सबसे खराब है और वो राज्य है पंजाब। यहाँ पर बीजेपी का नंबर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद आता है।
2022 के चुनाव में पंजाब का किला भेदने को लेकर सोमवार को पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के मुखिया सुखदेव सिंह ढींडसा भी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी पूर्व नेता अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा के एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधिकारिक आवास पर तीनों दलों के नेताओं के बीच 1 घंटे तक चली बैठक के बाद पंजाब के बीजेपी चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। शेखावत ने कहा, जैसा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सिंह ने संकेत दिया था कि तीनों आगामी पंजाब चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आज तीनों दलों के प्रमुखों ने एक बैठक की, जिसके बाद हम आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं कि तीनों दल एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं बैठक में सीट शेयरिंग पर भी फैसला करते हुए सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक टीम बनाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि तीनों दलों का एक संयुक्त मैनिफेस्टो बनेगा। वहीं इस समीकरण से पहले आम आदमी पार्टी को 2022 पंजाब इलेक्शन में बड़ा दावेदार माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी से अमरिंदर सिंह का गठबंधन पंजाब की राजनीति में काफी अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि अमरिंदर न केवल कांग्रेस विरोधी वोट काटकर केजरीवाल को झटका दे सकते हैं, बल्कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला वोट बैंक भी कांग्रेस और अमरिंदर के बीच बंटने की उम्मीद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.